अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी ओरल सर्जरी का शुरू करते हैं चैप्टर। लिमिटिंग फैक्टर जो होता है इसका रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी का अमाउंट ऑफ रेडिएशन होती है, ठीक है। रेडिएशन के अमाउंट को कंट्रोल करना होता है जो कि सराउंडिंग टिश्यूज़ जो है वो जिस पर कर रहे हैं वो टॉलरेट कर सके। फिर ये आगे देख लीजिए, ये सलाइवरी ग्लैंड्स और बोन जो है वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। एक एमसीक्यू है रेडिएशन इफेक्ट ऑफ द बोन में। सबसे पहले आप आ जाएं, देखें इनिशियल इफेक्ट में क्या आता है। म्यूकोसाइटस हो जाता है, अल्सरेशन के साथ पेन एंड डिस्फेजिया हो जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ टेस्ट हो जाती है। इसके लिए रिलीफ करने के लिए एंटीबायोटिक लोजेंजेस इसको देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है। देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रेडियोथेरेपी जो है उसके अंदर क्या है, प्रेडिस्पोजिशन टू द ब्रेक डाउन, डिलेड हीलिंग, लेस केराटिनाइजेशन, लेस वेस्कुलर हो जाती हैं वेसल्स, पेल अपीयरेंस आ जाती है, माइनर ट्रॉमा मे क्रिएट द अल्सरेशन दैट मेक द मंथ्स और वीक्स टू हील। अच्छा, उसके बाद देखिए रेडिएशन इफेक्ट्स, ये यूक्यू है, ठीक है, ऊपर से यूक्यू चलता आ रहा है। इसमें देखिए टेरिगोमेसिटेरिक स्लिंग और पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज़ जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ट्रिस्मस हो जाता है, एंट्रेंस साइजल ओपनिंग 20 मिलीमीटर पे आ जाती है। ये आप एज इट इज़ ये मार्क करते रहिए। फिर रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन स्लाइवरी ग्लैंड्स, इस पे स्लो टर्नओवर रेट इसका स्लो हो जाता है, रेजिस्टेंट एट्रोफी हो जाती है, फाइब्रोसिस डीजनरेशन हो जाती है, ड्राई माउथ आ जाता है और डिफ़िकल्टी इन टेस्टिंग स्वेलमिंग, ठीक है, एंड चिविंग, जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ और फाइब्रोसिस और एट्रोफी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसके बाद देख लीजिए कि स्लेवरी जो प्रोटीन्स होती हैं, पेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम, लैक्टोफेरेटिन एंटीबैक्टीरियल होती हैं और बैक्टीरिया जो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को लिमिट करती हैं, ठीक है। फिर हिस्टैटिन्स भी इसी तरह। रेडिएशन केरीज, रैम्पेंट रेडिएशन केरीज जो है वो क्या कर देती हैं, डेंटिशन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और पेशेंट को प्रीडिस्पोज कर देती हैं अदर इन्फेक्शन ऑफ जार्स के। अच्छा, इसका जीरोस्टोमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? जीरोस्टोमिया का ट्रीटमेंट जैसे आपको वैसे जहन में आ रहा ही होगा कि ज़ाहिर है पानी की कमी है, ड्राई माउथ है, तो सिपिंग वाटर, ठीक है। उसके अलावा स्लाइवरी सब्सिट्यूट्स और इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करना है अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं लेने उसने, शुगर प्रोडक्ट्स अवॉइड करनी है, ठीक है, कैफीन और एंटी हिस्टामीन्स अवॉइड करनी है और डीकंजेस्टेंट भी। और इसके अलावा 2 मेडिकेशन इसको पेशेंट को देनी है ताकि स्लाइवा का फ्लो बेहतर हो सके, पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड और सिवेमिलीन हाइड्रोक्लोराइड। रेडिएशन इफेक्ट्स ऑफ बोन पे आ जाएं। बोन पे क्या होता है, ओस्टियो रेडियो नेक्रोसिस होती है। ये क्या होता है, डीवाइटलाइजेशन ऑफ द बोन हो जाती है बाय रेडिएशन। रेडिएशन से बोन डीवाइटल हो जाती है। और मैंडिबल इसकी जो है मोस्ट कॉमनली साइट होती है नॉन हीलिंग अल्सरेशन की। साथ साथ आप नोट कर दीजिए जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आप भी कर लीजिए अगर आपके पास नहीं हुआ हुआ तो। अच्छा, इवेल्युएशन ऑफ डेंटिशन बिफोर रेडियोथेरेपी। द मोस्ट फियर्ड साइड इफेक्ट, मोस्ट प्रोबेबल साइड इफेक्ट ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस होता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा है। दूसरा, एक पहला आपने देखना है कंडीशन ऑफ रेजिडुअल डेंटिशन, ठीक है। जिन दांतों का पुअर प्रोग्नोसिस है उनको एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए रेडियोथेरेपी करने से पहले। फिर पेशेंट डेंटल अवेयरनेस, पेशेंट को अवेयरनेस देनी है सबसे पहले कि भाई वो अपनी ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ को मेंटेन रखे ताकि रेडिएशन के इफेक्ट्स कम से कम हो। फिर इमीजिएसी ऑफ द रेडियोथेरेपी, ठीक है। अगर वो एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकता तो वो एटलीस्ट उसकी टेक केयर करें अपनी डेंटिशन की। फिर रेडिएशन लोकेशन उसके बारे में बताए कि जितना के स्लाइवरी ग्लैंड्स और बोन जो है वो रेडिएशन में आएंगे उतना ही स्वेयर साइड इफ़ेक्ट्स इसके होंगे जो बोन के ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं डिवाइटलाइजेशन के वगैरह वगैरह। रेडिएशन डोज, जितनी ज़्यादा हाइयर रेडिएशन होगी उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा नॉर्मल टिश्यू को। ये पेशेंट को आपने सारा बताना है रेडिएशन करने से पहले। और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो 90% मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं और ये किस तरह होते हैं, लार्ज डोजेज ऑफ रेडिएशन की वजह से 60 ग्रे या 600 रेडिएशन 600 रेड या 60 ग्रे की वजह से, इतनी इनकी डोज होती है जिससे ये होते हैं। जब ये टोटल डोज जो है 50 ग्रे से कम हो जाती है तो जीरोस्टोमिया ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह डेंटिशन की प्रिपरेशन कैसे करवानी है रेडियोथेरेपी से पहले, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ये मैंने पहले से मार्किंग्स करके रखी हुई हैं। बिफोर में क्या होगा कि थारोप्रोफाइलेक्सिस फ्लोराइड एप्लीकेशन देंगे, ओरल हाइजीन मैयर करेंगे, शार्प कस्प एजिस को रिमूव करेंगे, टोबैको यूज़ को अल्कोहल कंजम्पशन कम करवाएंगे। ड्यूरिंग में क्या है, यानी कि जब रेडिएशन हो रही है रेडियोथेरेपी तो उसके दरमियान में पेशेंट कहता है कि 10 टाइम्स जो है वो अपना एटलीस्ट जो है माउथ को रिंस करें माउथ वॉश से, क्लोरेक्सिडीन माउथ वॉश से ट्वाइस अ डे। निस्टैटिन, क्लोट्रीमजोल वगैरह एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करें अपने पे। रेडिएशन की वजह से फाइब्रोसिस भी हो जाता है, ये भी पेशेंट को बताना है, तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज उनको रिकमेंड करें। न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में उसके गाइड करें। फिर आफ्टर में क्या है, डेंटिस्ट को पेशेंट को कहें कि वो 3 to 4 मंथ्स जो है वो अपना कंटिन्यूस चेकअप करवाता रहे,
ठीक है, और 1% फ्लोराइड फॉर 5 मिनट्स एप्लीकेशन जो है वो रेडिएशन केरीज को कम कर सकती है, तो इसको ये प्रेस्क्राइब करें पेशेंट को। फॉर्मिंग प्री इरेडिएशन, ठीक है, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। फिर उसके बाद आ जाएँ इंटरवल बिटवीन द प्री रेडिएशन एक्सट्रैक्शन बिगिनिंग ऑफ रेडियोथेरेपी, यानी कि एक्सट्रैक्शन और रेडियोथेरेपी के दरमियान में 1 to 2 वीक्स का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। 7 to 14 डेज बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स हो जाएं। मेथड ऑफ मैनेजिंग केरीज टूथ आफ्टर रेडियोथेरेपी, ठीक है, अपोजिट एंड अमलगम जो है मटीरियल ऑफ चॉइस होते हैं रिपेयर केरीज के बाद उनको रिपेयर करने के लिए, तो फ्लोराइड एप्लीकेशन उनको देनी है, ठीक है, फ्लोराइड एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब करनी है, और एंडोडोंटिक इंटरवेंशन जो है वो उसको प्रेस्क्राइब करनी है, और अगर कोई एंडो करवानी है तो वो केयरफुली उन्हें कहें कि करवाएं, ठीक है, रूट कनाल ट्रीटमेंट वगैरह। ज़रा इंपॉर्टेंट आ गया टूथ एक्सट्रैक्शन आफ्टर द रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी के बाद अगर टूथ एक्सट्रैक्ट करना हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें करने के साथ रेडियोथेरेपी परफॉर्म की जाती है, जिसे HBO ऑक्सीजन या हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी भी कहा जाता है, बिफोर एंड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। इससे होता क्या है, ये लोकल ऑक्सीजनेशन जो टिश्यूज़ की और वेस्कुलर इन ग्रोथ को बढ़ा देती है, और कितना प्रोटोकॉल इसके लिए चाहिए, इसके लिए 20 to 30 ड्राइव्स चाहिए HBO की, ठीक है, बिफोर एक्सट्रैक्शन, और 10 ड्राइव्स जो हैं वो आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये देखिए पेशेंट जो है वो अंडर को करेगा HBO सेशन ईट है, ठीक है, 4 to 6 वीक्स इसको लगेंगे। उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स इन इरेडिएटेड पेशेंट, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी वाले पेशेंट में डेंटल इम्प्लांट्स क्या सीन है, इसके लिए आपने ये पॉइंट्स बस जस्ट कर लेने हैं। इसके अलावा बाकी रीड कर लें बेशक तो सही है, ये पॉइंट्स कर लीजिएगा, 7 पॉइंट्स हैं। देन अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर लेस होगी 45 ग्रे से तो इम्प्लांट्स में भी प्लेस विद केयर, ठीक है। व्हेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सीड्स दिस से 45 ग्रे, देन इसके बाद प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव HBO देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, 20 to 30 ड्राइव्स बिफोर और 10 ड्राइव्स आफ्टर, और इम्प्लांट जो है वो 6 मंथ तक एटलीस्ट जो है वो नहीं लगाने चाहिए, MCQ है। मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट हैविंग रेडियो ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, ये आपने जस्ट रीड करना है। इसमें एक चीज़ ये मैंने दिस इसमें क्या है कि अगर 65 से ज़्यादा होगा, और तो फिर इसमें यह है कि मैंने ये चीज़ें लिख ली हैं, इसको कैसे मैनेज करना है। स्टॉप वेयरिंग प्रोस्थेसिस, ठीक है, इरिगेशन करवाते रहना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन करवानी है, और साथ HBO हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी। ये बिसफॉस्फोनेट्स के कुछ लिखे हुए हैं, ये आप इनके नेम्स याद कर लीजिएगा, मशहूर क्लोड्रोनेट, पेमिड्रोनेट, जोइड्रोनेट। फॉस्फोनेट इंड्यूस ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस ऑफ द बोन, ठीक है, क्रॉनिकली एक्सपोज नेक्रोटिक बोन होती है, ठीक है, और इसको कैसे ये होता कैसे है, इन्वेसिव डेंटल प्रोसीजर की वजह से, ठीक है, और इसके अलावा जो है डिफ़िकल्टी ईटिंग एंड स्पीकिंग इसमें होती है। फॉस्फोनेट होते क्या है, ये बेसिकली होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए, मैलिग्नेंट बोन मेटास्टेसिस को ट्रीट करने के लिए ये होती है मेडिसिन। आपने एज इट इज़ कर लेना है, जैसे मैंने कुछ लाइंस की हुई हैं, ठीक है, जैसे एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी होती हैं, भी आपने देख लेनी है। इंजेक्टेबल बिसफॉस्फोनेट जो है वो कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, MCQ। मैकेनिज़्म इसका क्या है, नो बोन रिजॉर्प्शन, नो बोन फॉर्मेशन, नो रिपेयर। इसमें होता ये है कि बेसिकली जो है बोन के साथ ये बाइंड करते हैं और ऑसियस मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट ये जो ड्रग दी है इसको ओस्टियोक्लास्ट जो है एब्जॉर्ब करते हैं, इसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ओस्टियोक्लास्टिक एक्शन ओस्टियोक्लास्टिक फंक्शन को इंड्यूस किया जाता है, अपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाती है। और इसके अलावा ये ऑस्टियोब्लास्ट मीडिएटेड ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन भी कम करवाता है, और एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, बोन टर्नओवर रेट जो है वो सप्रेस हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, डायबिटीज़, स्टीरॉयड, एंटी कैंसर एंड स्मोकिंग एजेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आगे क्लिनिकली क्या होता है, इसके अंदर अल्सर होता है विद एक्सपोज बोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वेयर पेन होता है, डेहिसेंस, टिश्यू डेहिसेंस होती है। इसके अलावा हाँ ये नीचे लिखी हुई हैं, इसके अलावा है इन्फेक्टेड टीथ होते हैं, डेंटल एब्सेसिस हो सकती हैं, प्रीवियस एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की वजह से एब्सेस हो सकती हैं, टोराई क्रिएट हो सकते हैं। कंप्लेंट क्या होगी, सबसे पहले इंट्राओलर डिस्कम्फर्ट होगी, रफनेस ऑफ एक्सपोज बोन होगी, फिर पुरुलन डिस्चार्ज, लोकल स्वेलिंग भी हो सकती है, ट्रिस्मस एंड रीजनल लिम्फेडिनोपैथी, ये एज इट इज़ आप कर लीजिएगा। डेंटल केयर पेशेंट की क्या होगी जिसको बिस्फोस्फोनेट्स आप देने लगे हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, बहुत आसान है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि बिफोर में क्या होगा, अगर किसी का पोर प्रोग्नोसिस होगा तो उनको रिमूव कर देना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ बिस्फोस्फोनेट थेरेपी जो है वो डिले कर देनी चाहिए फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स के लिए, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस करवाना चाहिए, केरीज कंट्रोल करवानी चाहिए, और केरीज कंट्रोल देखना चाहिए, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री जो है
इसके अलावा जो ले रहे हैं बिसफॉस्फोनेट उनके लिए क्या केयर है, वो डेंटिस्ट से कांटेक्ट करते रहना चाहिए, वो उसको बताते रहना चाहिए अबाउट द बिसफॉस्फोनेट थेरेपी। रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री जो है वो शुड बी केयरफुली परफॉर्म्ड। इसके प्रोस्टोडोंटिक अप्लायंसेस शुड बी इवैल्यूएटेड, सेक्शन ऑफ टीथ शुड बी अवॉइडेड, prophylaxis should be performed, dental care of the patient with bisphosphonate osteoradionecrosis of the jaw। ठीक है, ये जो है पेशेंट बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जा, ये वाले पेशेंट की डेंटल केयर की क्या है, इसमें है कि एक्सपोज बोन जो है वो उसके शार्प एजेस होते हैं तो उनको रिमूव करना है। नंबर 2, सुपरफिशियल डीब्राइडमेंट परफॉर्म करनी है। ठीक है, एक्सपोज बोन को कवर करने की कोशिश करनी है विद द स्पॉन्जेस, और क्लोरेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करनी है 3 to 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, उसके बाद डिस्कंट ओरल बिसफॉस्फोनेट 6 to 12 मंथ्स के लिए डिसकंटिन्यू करवानी है। ठीक है, और इसके बाद स्केलिंग एंड प्रोफाइलैक्सिस करनी है, रूट कनाल ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट का परफॉर्म करना है विद केयर, डेंटल एक्सट्रैक्शन अवॉइड करनी है। और इसके अलावा ये इसकी मेडिसिन है PAC, यानी कि पेंसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, इन तीनों में से एक दे सकते हैं आप। पेंसिलिन इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और इसके बाद रेफर टू ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया यार। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।